yes, hello everyone. I hope you all are doing very well. तो बच्चे आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स जिनको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं हम? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं? विल रिकॉर्ड लेटर ऑन. बट अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या कि भाई एक सेल होता है ना. सेल के पास न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी से ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा होता है, राइट. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उनके ऊपर क्या थे? राइबोसोम्स थे. अगर राइबोसोम्स थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो हम उसको क्या बोल रहे थे? आरईआर. जिसके पास राइबोसोम्स नहीं थे उसको हम क्या बोल रहे थे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या हम क्या बोल रहे थे? एसईआर, राइट. फिर मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये जरूरी नहीं है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही प्रोट्रूड हो रहा हो. ये ऐसे भी कहीं और कहीं भी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है. इतने बात याद है. फिर हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद हमारे फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट थैलियां सी पड़ी हुई होती है जिनको हमने क्या बोला था? गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस. याद है? ये गोल्जी क्या कर रहा था? पैक कर रहा था, चीजों को मॉडिफाई कर रहा था. प्रोटीन, जो भी चीज इस सेल को चाहिए, जैसे मान लो जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटीन बन गया, ठीक है. अब इस प्रोटीन ये लाइक गोल्जी के अंदर जाएगा. ये प्रोटीन पहले बात, ये प्रोटीन जो बना है ये वेसिकल के अंदर पैक भी हो सकता है, ठीक है. तो ये वेसिकल इसके अंदर फ्यूज होगी गोल्जी के अंदर, फिर वेसिकल इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर बाद में ये एक सिक्रीटरी वेसिकल में पैक हो गई थी. याद आ रहा है? अब ये जो सिक्रीटरी वेसिकल है ये वहां जाएगी जहां पे इसकी जरूरत होगी. लेट्स सपोज इसकी जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जरूरत है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में जरूरत है तो सेल मेम्ब्रेन के पास चली जाएगी. अगर मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के पास जरूरत पड़े तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के पास चली जाएगी. मतलब जहां जहां इसकी जरूरत होगी इस गोल्जी की वो वहां वहां चली जाएगी. ये गोल्जी इस चीज को पैक, जो चीज पैक्ड हुई है उसके अंदर जहां उसकी जरूरत होगी वो वहां वहां चली जाएगी. जहां उसकी डेस्टिनेशन होगी वहां वहां चली जाएगी. समझ में आ रही है? अब देखो, अगर मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन टूट गई कहीं से तो उसको लिपिड्स की जरूरत पड़ेगी. तो अब ये मान लो एसईआर होता है हमारा. एसईआर से क्या बनता है बेटा? लिपिड बनता है. तो ये लिपिड बन गया, मान लो ये बन गया हमारा लिपिड. फिर ये लिपिड वेसिकल में पैक होगा और घूमता घूमता पहले कहाँ जाएगा? गोल्जी के पास. गोल्जी इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेगी, फिर ये आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जहां इसको जरूरत थी, जहां इस लिपिड की जरूरत थी. क्योंकि मैंने भी बोला था ना कि मेम्ब्रेन टूट गई. तो बेटा जो गोल्जी है ना वो स्टोरेज का भी काम कर रहा है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन का भी काम कर रहा है, पैकिंग का भी काम कर रहा है, इजंट इट. और जहां जहां जरूरत पड़ रही है उस पर्टिकुलर चीज की वहां वहां गोल्जी उसको लेके भी जा रहा है, ठीक है. तो गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी हमारा पैरेटस है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है हेल्प कर रहा है. समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. तो बेटा ये हमारी प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन था. अब आते हैं अब देखो, लाइसोसोम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. तो ये सेल होती है, पहली बात है सिंगल मेम्ब्रेन होता है. मैंने बहुत पहले भी बताया था, हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी रिपीट करूंगी बच्चे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होते हैं. इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, न्यू-CM. याद आ गया? ठीक है. बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स होती है मेरे पास वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया, सिंगल मेम्ब्रेन था, पढ़ाया था ना. इसी तरीके से प्लास्टिड कैसा था? जल्दी बोलो. प्लास्टिड कैसा था? डबल मेम्ब्रेन था. गुड. अब बेटा इसी तरीके से ना एक लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है हमारा सेल के अंदर. ये एक ऑर्गेनल है. ये क्या है? मान लो लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है. अब बेटा इसके अंदर ना कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं. क्या होते हैं? एंजाइम्स. ये क्या है? ये एंजाइम्स है. एंजाइम्स क्या होता है पहले तो समझो. एंजाइम है क्या चीज? मैंने 2-3 क्लासेस में आपको पहले भी बताया बट दोबारा समझ लो. बेटा देखिए, जैसे मान लो आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत सुना होगा. जैसे मान लो ए ने बी के साथ रिएक्शन करी, ठीक है. तो हमारे पास मान लो कुछ सी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है. जो ए और बी ने आपस में रिएक्शन करी और कुछ लास्टली सी बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया हमारा सी. तो ए और बी ने आपस में गुलू गुलू करी. जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो ये मेरा ए था,
ये मेरा बी है। तो ए और बी आपस में मिक्स होते हैं, ग्लू ग्लू करते हैं अच्छी तरीके से, मतलब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने रिएक्शन करी तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया ये, जिसका नाम है सी। तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फाइनली चीज बनती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इससे क्या समझ में आना है, ये समझ में आएगा कि यार देखो ए और बी रिएक्टेंट थे, वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हो रहा था मान लो 50 आवर्स में, ये मान लो रिएक्शन 50 घंटे ले रही थी, लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज डाली, जो क्या कर रही है, इस काम को कुछ 2 या 3 सेकंड में कंप्लीट कर पा रही है। वाह यार मजे आ गए। जो काम 50 घंटे में हो रहा था वो काम इतनी फटाक से हो गया, 2-3 सेकंड में, एनर्जी भी नहीं लगी, इतनी दिक्कतें भी नहीं है, इजीली हो गया और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना, मजे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ, ये जो स्माइली है, ये जो अच्छी सी चीज है जो मैंने डाली, जिससे काम इतना फटाफट हो गया, कहाँ 50 घंटे लग रहे थे, कहाँ 2-3 सेकंड में सारा काम हो गया, ये क्या है बेटा, यही एंजाइम है। क्या है ये, एंजाइम। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो उसे जब हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ह्यूमंस है हम, या फिर कोई भी एनिमल्स है बच्चे, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, व्हाटएवर, प्लांट बॉडी, जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं, जब उनके अंदर ये रिएक्शन फास्ट हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत सहूलियत से हो जाए, इजीली हो जाए, तो उनको बोलते हैं एंजाइम्स। लेकिन अगर मुझे लैब में कुछ काम कराना है, जैसे मान लो मुझे लैब में कुछ सिंथेसिस, लैब में मेरे को बनाना है, मान लो H2 + Cl2, ये बन गया हमारा HCl। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है बेटा। तो ये HCl बन गया, ठीक है। अब ये HCl में क्या मैं एंजाइम यूज करूंगी, नहीं। हमारे बायोलॉजी मतलब जब लिविंग सेल्स के अंदर हम यूज, या लिविंग सिस्टम के अंदर बेटा यूज होते हैं एंजाइम्स, बट जब आप लैब में काम कर रहे हो तो एंजाइम यूज नहीं होंगे, उसकी जगह यूज होते हैं कैटालिस्ट। उसके लैब्स के अंदर क्या यूज होंगे बेटा, इस लैब में बन रहा है ये सारा सामान, तो इसके अंदर एंजाइम नहीं, कैटालिस्ट यूज होगा। तो कैटालिस्ट और एंजाइम में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। कैटालिस्ट भी काम को जल्दी जल्दी कर देगा, सेकंडों में कर देगा, इजीली करेगा, बहुत सुंदर प्रोडक्ट बनाएगा। एंजाइम भी वही चीज बनाएगा, बस फर्क इतना है, एंजाइम्स हमारे लिविंग सिस्टम्स में यूज होते हैं, हमारी बॉडीज में यूज होते हैं, लेकिन कैटालिस्ट हमारे लैब में यूज होते हैं। लैब में आप एंजाइम नहीं लेके आ सकते हो बॉडी के निकाल के, है ना। तो बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम्स यूज होते हैं और लैब के अंदर हमारे कैटालिस्ट यूज होते हैं। कैटालिस्ट और एंजाइम एक ही चीज है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना? तो एंजाइम समझ के आ गया, ठीक है। तो एंजाइम मिलके किसका, मतलब किससे बना होता है यार एंजाइम, मतलब एंजाइम किससे मिलके बना हुआ है, एंजाइम क्या है, क्यों है, कैसे? बेटा एंजाइम का नेचर होता है, ठीक है। एंजाइम्स ना हमारे जो एंजाइम है ENZYME, ये एंजाइम ना प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब मुझे पता, मतलब ये एंजाइम कुछ नहीं है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि क्या करा रहा है, काम इजीली करवा पा रहा है, काम को फास्ट करवा पा रहा है। तो एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन नेचर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आई विल आस्क टू यू इज दैट कि मुझे बताओ सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे बना रहा है, जल्दी बताओ। आई वांट द आंसर बिकॉज मैंने आपको पढ़ाई हुई है ये चीज। वेरी गुड। जो हमारा प्रोटीन है सेल के अंदर वो तो राइबोसोम से बन रहा है, मतलब राइबोसोम मेरा प्रोटीन बना रहा है, राइबोसोम से बना रहे हैं ना बेटा प्रोटीन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन से बन रहा है, सॉरी राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमारे प्रोटीन को बना रहा है भाई राइबोसोम, और राइबोसोम रहता कहाँ है, कहाँ रह रहा है भाई राइबोसोम? वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था और डीएनए था, ठीक है, और जो न्यूक्लियोलस था वो राइबोसोम बना रहा था, राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम बाहर जाता है सेल, सॉरी न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके बैठ जाएगा। तो बेसिकली मोटा मोटी तौर पर कहना है इससे कि मेरा जो प्रोटीन है ना बेसिकली वो आरईआर के थ्रू बन रहा है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से प्रोटीन बन रहा है। तो मोटा मोटी तौर पर कैसे कि आरईआर प्रोटीन बना रहा है, बिल्कुल बहुत
बोल सकती हूँ, कल ही पढ़ाया है तो मैंने गुड। तो बेटा जी ये एंजाइम्स है ना, ये जो एंजाइम है जो कि हमारे इस लाइसोसोम के अंदर बैठे हुए हैं, ये कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, आरईआर बना रहा है। तो एनसीईआरटी की पहली ही लाइन है ये कि जो हमारे लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये कौन बना रहा है, ये आरईआर बना रहा है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी की मेरे छोटू उसको क्लियर हुई, वेरी गुड, हुई तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो रटनी नहीं पड़ी ना ये चीज भाई, एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है, एंजाइम कुछ नहीं है, प्रोटीन का क्यूटी पाई सा स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। ये मान लो एंजाइम है, ये मान लो प्रोटीन का बना हुआ है, और ये लो मान लो एंजाइम है हमारा, ये हमारा एंजाइम है। और एंजाइम ना बेटे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एंजाइम कैन बी गुड एंड कैन बी बैड। बैड एंड गुड कब होगा, देखो गुड एंजाइम्स का मतलब होता है कि काम को अच्छी अच्छी चीजों में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो ए और बी है, ये सी बना रहा है, तो गुड एंजाइम क्या करेगा, इसको फटाक से कर देगा, बहुत जल्दी से बहुत अच्छा कंपाउंड बनाएगा, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब रिएक्टेंट आपस में मिलके जल्दी काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे, ठीक है ना, और अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, तो एक गुड एंजाइम हो गया। लेकिन ऐसा भी काम कर सकता है, मान लो एक एंजाइम ए और बी को ही खाने लग जाए, प्रोडक्ट बनने ही ना दे, ए और बी को ही फिनिश कर दे कि चल आजा काट देता हूँ देखो। तो एंजाइम ने क्या किया, एक में तो क्या करा, सी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, लेकिन एक एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को बनने ही नहीं दे रहा, बनने ही नहीं दे रहा। तो भाई ये तो बेकार हो गया, ए और बी को ही खाया जा रहा है, प्रोडक्ट तो बनने ही नहीं दे रहा है। तो एंजाइम कैन बी गुड, एंजाइम्स कैन बी बैड, ठीक है। तो एंजाइम दोनों फेस के हो सकते हैं, गुड भी हो सकता है बैड। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई एंजाइम्स की, ठीक है। अब ना बच्चे लाइसोसोम वाले एंजाइम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। लाइसोसोम को मैं बोल रही हूँ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब ये तो भाई मरेगा, इसका मतलब है सुसाइडल, सुसाइड का तो मतलब यही होता है स्वाहा, है ना। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का वो थैला है जो सुसाइड करवाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ एंजाइम होंगे, तो अच्छे वाले होंगे, बुरे वाले होंगे, कॉमन सेंस की बात है, काटने वाले होंगे, मारने वाले होंगे, मतलब बैड वाले एंजाइम्स बैठे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे हम जब कुछ खाना खाते हैं तो मेरे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, जो थूक होता है अपना माउथ के अंदर, जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। उस सलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, 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 ठीक है। सुना होगा अगर आपने 8th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपने चीज सीखी होगी, या फिर 7th क्लास में कभी पढ़ा होगा कि हमारे माउथ के अंदर हमारा जो थूक होता है, ठीक है, हमारे माउथ रीजन में, आप थूक का तो पता है ना, मतलब सलाइवा, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अमाइलेज। इसका काम क्या होता है बेटा, जो हम खाने में स्टार्च खाते हैं ना, ये इसको तोड़ देता है, इसको कट 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 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो अमाइलेज क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसको मैंने बोल दिया डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों भाई, क्योंकि ये इसको काट रहा है, हमारे खाने को टक 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 काट रहा है, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, समझ में। इसी तरीके से पेटों में भी अंदर, अब जब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें भाई अपने ट्रिप्सिन हो गया, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसी ना किसी चीज को काट रहे होते हैं, टक 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 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये अमाइलेज का एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको फेमिलियर कराना चाहती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती थी कि यस एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं और इस तरीके से होते हैं। एक और भी पढ़ा होगा आपने लाइपेज, अगर पढ़ा है तो लाइपेज लिपिड। तो ये किसको, जिसके पीछे एज आता है ना, किसी भी नाम के पीछे एज आ रहा है तो इसका मतलब होता है वो तोड़ने फोड़ने का काम करेगा, तोड़ेगा। तो लाइपेज किसको तोड़ रहा है, नाम नहीं पता चल, लिपिड। तो ये किसको ब्रेक करता है, जिस भी खाने में लिपिड होगा ना, कट 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 बॉडी के अंदर जाएगा, लाइपेज बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लिपिड वाले खाने को, फैट वाले खाने को टक 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 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 10th के बच्चे, जब आप हो जाओगे, जब आप 10th में हो जाओगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाल फिलहाल आपको थोड़ा सा समझ में है ना, हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च वाले खाने को ब्रेक कर रहा है ना, अमाइलेज बता दिया मैंने आपको, प्रोटीन वाले खाने को ट्रिप्सिन ब्रेक करता है, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बच्चे, ठीक है। लिपिड वाले खाने को लाइपेज ब्रेक कर रहा है, इजंट इट। तो एंजाइम्स होते हैं हमारी इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी।
तो बेटा जो ये लाइसोसोम है ना, इसके अंदर भी एंजाइम्स है, जो कौन से हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे एंजाइम है जो किसी को खा जाएंगे, किसी को काट देंगे, किसी को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब ये किसको ब्रेक करने वाला है, लेट्स सी। तो लाइसोसोम पे ये वाली शक्ल बना दे थोड़ी सी हम, एविल शक्ल, तो ये एविल वाली शक्ल है किसकी भाई, अपनी लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है। अब ये लाइसोसोम मान के चलो बाहर कोई जैसे मान लो ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया कह रहा है कि भाई आज मैं इस सेल को खाऊंगा, आज इस सेल को बर्बाद कर दूंगा मैं। तो इस सेल के अंदर घुस गया, टिंग 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 टिंग, तो सेल के अंदर आ गया भाई अपना बैक्टीरिया। ये कह रहा है कि आज इस सेल को बर्बाद कर दूंगा। लाइसोसोम ने देखा, उई मां, कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया, कोई फॉरेन चीज आ गई है, फॉरेन। अब भाई ये फॉरेन क्या है भैया, ये फॉरेन नहीं है। आप बोलो कि भाई बाहर वाले फॉरेन की बात करें, नहीं बेटा, हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो मेरी बॉडी नहीं जान पहचान रही है, जैसे मान लो मेरी बॉडी के अंदर वाटर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी में ऑलरेडी वाटर है, ठीक है। मेरी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, अब भाई बैक्टीरिया गंदा है, मेरी बॉडी में तो बैक्टीरिया नहीं है, तो मेरी सेल को वो फौरन लगेगा कि भाई ये कोई और है, फौरन है भाई, हम नहीं जानते हैं इसको, समझ में आ रही है। तो फौरन इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ फौरन चीजें अगर सेल के अंदर आ जाए, तो उस फौरन का मतलब ये नहीं है कि फॉरेनर कोई आके सेल के अंदर बैठ गया, नहीं भाई, इस फौरन का मतलब है ऐसी चीज जिसकी जो आपकी बॉडी नहीं जान पहचान रही थी, वो आ गई आपके सेल के अंदर, जो आपकी बॉडी में पहले नहीं था, एकदम से नया आया है, उसे फौरन बोला गया है। तो ये बैक्टीरिया एकदम से आया, भाई हमारी सेल नहीं जान रही थी इसको, तो हमने इसको नाम दे दिया फौरन, ये भाई फौरनर भाई है। अब इस बैक्टीरिया के चिथड़े उड़ेंगे, देखो तुम। अब बेटा इस लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब काटने वाले एंजाइम थे। और पता है एक बात बताओ, इन डाइजेस्टिव एंजाइम को ना बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोला जाता है। हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, मतलब वाटर, और लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, कि भाई ये भी तोड़ेगा। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोलिटिक मतलब पानी में भिगो के दमादम तोड़ेगा, धोबी पचाड़, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे नेचर के होते हैं, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो मींस वाटर, लाइटिक मींस लाइसिस मींस तोड़ना, मतलब पानी में भिगो के दमादम मारेगा इसको, तोड़ेगा इसको। तो ये फॉरेनर आ गया, ये बैक्टीरिया अंदर आ गया, तो ये जो लाइसोसोम है ना, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम थे या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, ये अपने बाहर निकालेगा। ये मान लो इसने यहाँ रिलीज कर दिए, यहाँ रिलीज कर दिए, और ये जो एंजाइम है अब इसको काट डालेगा, तो देख रहे हो कैसे लाइसोसोम ने किसी फॉरेन चीज को तोड़ दिया, फोड़ दिया, समझ में आ रही है। तो भैया लाइसोसोम का एक काम समझ में आया। पहला काम क्या बेटा, कि ये बाहर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, कोई फॉरेन वायरस अगर सेल के अंदर घुस गई तो उसको काट देगा, उसको ब्रेक कर देगा, उसको मार देगा जान से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है या फिर उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ऐसे एंजाइम्स है जो कि उस चीज को ब्रेक कर देगी जो कि फॉरेन है हमारे सेल के लिए। पहला काम समझ में आया। इस प्रोसेस को जब हमारा लाइसोसोम किसी बैक्टीरिया को खा जाए, फिर किसी वायरस को खा जाए, फिर किसी फॉरेन चीज को खा जाए ना बेटा, इस प्रोसेस को ना फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल थिंग्स। लिख लो आप अपने लेवल पे, ईटिंग ऑफ हार्मफुल थिंग्स, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो लाइसोसोम ने, क्या मैं बोल दूं कि लाइसोसोम ने फैगोसाइटोसिस कर दिया। किसका? इस बैक्टीरिया का। मतलब फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा गया, पकड़ के आजा अंदर, डिशुम। ठीक है, तो लाइसोसोम ने फैगोसाइटोसिस कर दिया। किसका? इस बैक्टीरिया का। क्योंकि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं, मतलब लाइसिस करेंगे, तोड़ेंगे उसको। उन एंजाइम के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, और ले भाई पानी डाल और मार इसको, और पानी डाल और दबादब मार इसको। इस टाइप की सिचुएशन होती है। आपके लेवल पे ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है यार? और काम भी तो होते होंगे। और बताओ मैम? बता रही हूँ बच्चे, सुनो ध्यान से। अब मान लो ये तो बाहर से कोई नई चीज आ गई, तो उसको तो इस तरीके से मारेगा मेरा लाइसोसोम। अगर मान लो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और मान लो ये मेरा लाइसोसोम है, ठीक है, ये मेरा लाइसोसोम है, ठीक है।
अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो गलती से बेचारा खराब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा खराब हो गया, इसकी सेल ऑर्गेनल मतलब ये जो हमारी सेल ऑर्गेनल थी माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी मेम्ब्रेन वगैरह टूट गई, ये बेकार सा हो गया, तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं बचा, हाँ कि ना, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया अब मेरे इस सेल का कोई काम का नहीं है। तो ये जो लाइसोसोम है ना, ये क्या करेगा, ये इसमें अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा और ये एंजाइम इसको भी खा जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो कूड़ा कचरा भी साफ कर रहा है यार लाइसोसोम तो यस बिल्कुल सही बात है कि जो लाइसोसोम है, अगर मैं मान लो मेरी सेल में कोई चीज खराब हो गई है, कोई ऑर्गेनल खराब हो गई है, तो वो भी एक तरीके का डस्टबिन है ना मेरे इस सेल के लिए, तो है ना भाई। अभी सेल ऑर्गेनल खराब होगी भाई, इसका तो कोई काम ही नहीं है, कूड़ा हो भाई। कोई चीज मान लो हमने सपोज मैंने तरबूज खाया, तो हम पल्प तो खा जाते हैं, वो रेड पार्ट हम खा लेते हैं, लेकिन जो बाहर के बीज हो गए या फिर उसके जो तरबूज का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको थोड़ी ना चबाते हो, डस्टबिन में डाल देते हैं। सिमिलरली ये चीज भाई काम की चीज, अभी माइटोकॉन्ड्रिया था, इसका काम खत्म, ये कह रहा है भाई मेरे अंदर से चीजें डैमेज हो जाएगी, अब मैं एक डस्टबिन की तरह काम कर रहा हूँ, एक काम करो मुझे खा जाओ या मुझे सेल से उड़ा दो, तो हमारे लाइसोसोम ने इसको टिंगलिंग डिंगलिंग डिंगलिंग खा जाएगा इसको, ठीक है। तो लाइसोसोम ने हमारा एक तो प्रोटेक्शन का काम किया कि भाई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा था, उसकी फैगोसाइटोसिस कर दी, फैगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग कर लिया, उसको खा लिया। दूसरा काम, अगर सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल, कोई भी मेम्ब्रेन खराब हो जाए तो उसका भी सफाया कौन करता है, लाइसोसोम करता है। दूसरा फंक्शन समझ में आएगा, सेल का सफाया भी कर रहा है, ठीक है। और कोई भी कुछ खास काम है क्या लाइसोसोम? अच्छा मुझे बताओ एक क्वेश्चन, लाइसोसोम को बना कौन रहा है, कौन बना रहा है? लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन बना रहा है, ये बताओ। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स कौन बना रहा है? वेरी गुड, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो आरईआर बना रहा है। क्यों, ये भी बता दो जल्दी से। क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आरईआर ही बना रहा होगा। तो लाइसोसोम, अब मान लो इसका पहला फंक्शन क्या था, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस किसकी? ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, कि भाई जो बैक्टीरिया आया था उसको खा गया, कौन? हमारा लाइसोसोम, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल worn out ऑर्गेनल्स मतलब कोई ऑर्गेनल खराब हो गई है, फट गई है, वॉर्न हो चुकी है, छिल चुकी है, ठीक है। वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। तीसरा काम अभी बता रही हूँ, तीसरा काम क्या है मेरे बच्चों? सेल सुसाइड में भी हेल्प कराता है, सेल सुसाइड कराएगा। सेल सुसाइड क्यों भाई, सेल की क्या सुसाइड करने में आ गई जरूरत? तो देखो सेल के अंदर मान लो, अब ये सेल को मान लो इसकी जिंदगी थी भाई 15-20 दिन की, तो ये सेल अब भाई ठीक है 15-20 दिन जी लिया, अब ये और नहीं जी सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जो एक रेड ब्लड सेल होती है ना हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है, पता है आपको, इनकी लाइफ ड्यूरेशन होती है, हमारी जिंदगी भाई बड़ी अच्छे लंबे काफी साल तक हम जी सकते हैं, आइडियली बता रही हूँ कि मत बोला कल एक तो 6 महीने का भी बच्चा मर सकता है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बहुत दिन जी सकते, नहीं, इट्स एवरेज, ठीक है। तो आरबीसी की जो एवरेज लाइफ होती है ना, जितना वो जी सकती है, उसकी 120 दिन होती है। मतलब अगर एक आरबीसी की सेल है, मान लो एक आरबीसी की सेल है, तो ये 120 दिन बाद अपने आप मर जाएगी ऑटोमेटिकली। उसको मारेगा कौन? उसको लाइसोसोम खा जाएगा अपने आप। कैसे, यही मैं बता रही हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरी सेल थी, इसकी लाइफ स्पैन है, इसकी जिंदगी है मान लो 5 दिन की, एग्जाम्पल ले लो 5 डेज। अब छठे दिन क्या होगा? छठे दिन ये होगा, 5 दिन इसने जी लिया अपनी जिंदगी के अच्छे सुहाने पल, अब छठे दिन क्या होगा? ये लाइसोसोम के एंजाइम इसके अंदर से निकल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे, शक्तिमान टक 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 टक, और ये सारे सेल को एनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा, सारे सेल के छितड़े उड़ा देगा, तोड़ देगा इस सारी सेल को, इसकी जितनी भी ऑर्गेनल्स थी उसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा इसके एंजाइम्स। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट की सेल है तो उसको भी खा जाएगा। ये जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं, जितना भी साइटोप्लाज्म है, उसको डैमेज कर देगा, उस पूरी सेल को। ये एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इस सेल के सारे जो भी चीजें इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उस सारे को एनगल्फ कर लेगा, खा लेगा। तो सेल मर गई,
सेल मर गई तो सेल ने क्या कर लिया, सुसाइड। इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द सुसाइडल, हु इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो यू विल आंसर लाइसोसोम। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 3 पॉइंट लिख देना भाई, ठीक है, कि कैसे आप उसको बोल रहे हो। तो भाई सेल के अंदर कोई चीज खराब हो जाए तो लाइसोसोम आ जाएगा, खा जाएगा। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन चीज मेरी सेल के अंदर एंटर कर जाए तो उसको भी खाने के लिए कौन बैठा है, हमारा लाइसोसोम बैठा हुआ है। समझ में आ रही है? तो ये सारे काम है ना बच्चे हमारे लाइसोसोम करता है। इतना समझ में आया? नोट इट डाउन। तो यस, हाँ जी बच्चे, तो अभी तक आपको लाइसोसोम के सारे फंक्शन समझ में आ गए अच्छे से, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा समरी पे आ जाते हैं अपनी। हमने ना बच्चे बहुत सारी ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, आपको पता है। तो हमने लाइसोसोम कवर कर लिया, हमने गोल्जी कवर कर लिया, और हमने क्या क्या कवर कर लिया यार, बताओ जल्दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर लिया और प्लास्टिड्स कवर कर लिए। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा ना वैक्यूल्स रहता है, एक वैक्यूल वाला पार्ट रहता है, और लैब एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जो कि आप अपने स्कूल में भी करोगे, बट मैं देखो एक्सपेरिमेंट कराऊंगी नहीं, एक्सप्लेन जरूर करूंगी। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैक्यूल्स रह गया, और क्या रह गया है, आई थिंक यही 2 टॉपिक है जो अपने रहते हैं। हाँ, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में डिफरेंस रहता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट वाला टॉपिक भी रहता है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में करा चुकी हूँ, अच्छे से आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स आर लेफ्ट, ठीक है ना। तो इतना ही रह चुका है आपका सेल वाला चैप्टर। मेरे हिसाब से 2-4-5 सेशन जरूर लेगा, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेटा जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने टॉपिक वाइज, जैसे एनसीईआरटी का मान लो एक पैराग्राफ है, उसको मैंने जितना हो सके, मतलब मेरे को मैंने ऐसे समझाया कि आपको रट्टा ना पाना पड़े, मतलब आपको रॉट लर्निंग ना करनी पड़े कि रट्टे मारने पड़े। मैंने आप पूरी कोशिश करें कि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझो। लेकिन अगर आप फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक बहुत कंसेप्चुअली ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी। आगे वाली क्लास में आपको बहुत काम आएंगे। जब आप 11th में सेल डिवीजन जैसा चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चीज है, मतलब आपको बहुत इजीली, क्यों, क्योंकि आपका फाउंडेशन बन चुका है अच्छे वाला। समझ में आ रही है? तो अगर आज जैसे लाइसोसोम इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, लाइसोसोम समझ में आ गया ना भाई, आ गया ना, क्यों उसको सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, फैगोसाइटोसिस करता है। सेल के अंदर कोई सेल ही खराब हो गया, मानो पूरा सेल ही कह रहा है कि बस अब तो जिंदगी खत्म है, हमारे दिन पूरे हो गए, मार दो हमें। तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव फट जाता है, बस्ट हो जाता है लाइसोसोम, और सारा एंजाइम रिलीज करता है और इस पूरी सेल को इंगल्फ कर लेता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करता है, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आती होगी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम ना एक आधे मेरे को आंसर करो, एक आधे क्वेश्चन आंसर करो एनसीईआरटी के। तो जितना पढ़ा हुआ है इतना कर लें हम, थोड़ा सा जितना पढ़ा हुआ इतना करें, ओके। तो सेल वाले चैप्टर का, सेल वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे, और सबको अपनी मम्मी की कसम है, ठीक है ना, चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, अच्छे से आंसर करना। पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे बताओ, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। रिपीट करूं, ठीक है। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप हमें ऐसी 2 ऑर्गेनल के नाम दे सकते हो जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। मैम जेनेटिक मटेरियल, बेटा जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं होता, मैं बता देती हूँ, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि यार दीदी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, उसके अंदर या तो डीएनए हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ना बेटा डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अल्लाह, डीएनए तो सुना है, आरएनए क्या होता है? बेटा देखो, हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारे न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट हो सकती है, या तो वो डीएनए प्रेजेंट होगा या वो आरएनए प्रेजेंट होगा। जैसे हम, आप, ठीक है, एनिमल्स हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए, उनके अंदर ना जनरली डीएनए ही प्रेजेंट होता है। लेकिन वायरस होती है ना बेटा, उनके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। जैसे कोरोना वायरस थी, उसके अंदर डीएनए नहीं था, उसके अंदर आरएनए था। समझ में आ रही है? तो कुछ जैसे अपनी एचआईवी वाली वायरस होती है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए में कुछ
फर्क नहीं है दोनों जेनेटिक मटेरियल ही, दोनों का काम भी सेम है, लेकिन फर्क एक ये है बेटा डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक ही धागा होता है उसका। जैसे अपने डीएनए में एक धागा दो धागा लिपट रहे थे, लेकिन आरएनए में क्या सिर्फ एक ही धागा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये फर्क होता है। तो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल ही होता है। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी दो ऑर्गेनल्स थी जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल था? जल्दी शाबाश, जल्दी बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चा आंसर करे ना, a huge round of applause for you, because मैंने आपको बताया था न्यूसीएम करके एक ट्रिक बताई थी, न्यूसीएम। अब न्यूक्लियस कोई ऑर्गेनल नहीं है भाई, न्यूक्लियस तो ब्रेन है हमारे सेल का, तो ये ऑर्गेनल नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अब ऑर्गेनल बची क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था कि इनके पास खुद का डीएनए होता है, वो कैसा होता है? सर्कुलर। यस, इनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए भी होता है और खुद की प्रोटीन फैक्ट्री जिसे राइबोसोम बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। कह रहा है, दोबारा रिपीट करूं, ठीक है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। कह रहा है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे सेल के अंदर, मान लो ये सेल है, तो इसमें प्रोटीन कहाँ बन रहा होगा? जल्दी बताओ। प्रोटीन बना कौन रहा है? राइबोसोम। गुड, लेकिन प्रोटीन बन कहाँ रहा है? हमारा आर में। आपको ये आंसर करना है। आप ये बोलोगे राइबोसोम में प्रोटीन बन रहा है, नहीं बेटा, आपको आंसर करना है आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और उसका भी डीप डिटेल ये बोल सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है। ये भी बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन बना रहे हैं। बेसिकली हेल्प आउट कौन कर रहा है? आर, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज द सुसाइडल बैग? लास्ट क्वेश्चन ही कराऊंगी। कह रहा है कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग क्यों कहलाते हैं? तो आज की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है आंसर। गुड, कर दोगे। फैगोसाइटोसिस करा रहे हैं, कोई ऑर्गेनल वॉर्न आउट हो गई है, छिल गई है भाई, अंदर से खराब हो गई है, तो उसको खा जाएगा, डिस्पोजल का काम कर रहा है ना भाई। और सेल अगर खराब हो गई है तो लाइसोसोम फट जाएगा, इतने एंजाइम निकाल देगा डाइजेस्टिव और पूरी सेल को एनगल्फ कर लेगा। तो आज अगर मैंने आपसे 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए, ये इन टेक्स्ट है। इन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आपको लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, अब उसमें से 2-3 क्वेश्चन है उनके आंसर करो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन से आई होप आप, जो बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर कर दिए ना जिसने, उसको मतलब यू आर ऑन अ गुड नोट, यू आर ऑन अ वेरी गुड नोट। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ के समझ को सीखो, वो भी एक समझ है। और जो समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ। तो आप समझ के समझ रहे हो मतलब। और जो बच्चा नहीं आंसर कर पा रहा है उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न कि या तो उस बच्चे ने वो वाला वीडियो, मतलब आज वाली वीडियो पे ही सीधा जंप कर लिया। दूसरा रीज़न, वो कुछ रैंडम वीडियोस देख रहा है। जो बच्चा आंसर कर पा रहा है ना, आई एम डैम श्योर वो फर्स्ट से लेके लास्ट वीडियो तक सारे पार्ट्स देखे हैं उसमें। तो क्या जो भी है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई विल लास्टली से कि अब 2-3 पार्ट रह रहे हैं चैप्टर के, अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर हम टेक्स्ट को जब देखो, अभी तुम पढ़ लोगे ना, उसके कुछ टाइम बाद में तुम्हारे को एनसीईआरटी की सीरीज लेके आऊँगी इसी चैप्टर में, ठीक है। और कुछ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम वैसे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो कि इन टेक्स्ट होंगे, जो मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चंस होंगे, जो मैं, जिससे कि आपको डेप्थ नॉलेज हो जाएगी टॉपिक की, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर विल डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स एंड ऑल्सो हम एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी देखेंगे अमीबा के अंदर। तो तब तक के लिए जय श्री राम, खूब अच्छे से पढ़ो, मस्ती करो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।